सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम में कि चाहे एमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो या स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है। स्पेक्ट्रा है वो एक सिंगुलर रूप है, जबकि स्पेक्ट्रम क्या है, प्लूरल है। बहुवचन में स्पेक्ट्रम कहते हैं और एक वचन में इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो दोनों ही टाइप के जो स्पेक्ट्रम हैं वो क्या होते हैं, दो अलग अलग टाइप में डिवाइड होते हैं, एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले स्पेक्ट्रम दो टाइप के हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही दो टाइप के हैं, लीनियर या एटॉमिक और मॉलिक्यूलर या बैंड स्पेक्ट्रा। तो लीनियर या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंग दैर्घ्य यानी अलग अलग वेवलेंथ और तरंग जो संख्या से संबंध कई रेखाएं होती हैं। यानी जैसे अपन ने सतत में पढ़ा था कि वहां पे जो बैंगनी रंग कहाँ पे समाप्त हुआ या दूसरा रंग कहाँ, पहले वाला कहाँ समाप्त हुआ दूसरा कहाँ शुरू हुआ, उसमें विभेद नहीं कर पाते हैं। जबकि लाइन या एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है इसमें अलग अलग रेखाएं होती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम है वो गैस अथवा वाष्प अवस्था में पदार्थों के परमाणुओं द्वारा, यानी ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। रेखिक स्पेक्ट्रम यदि उत्सर्जन प्रकार का है, यानी दोनों टाइप के होते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। अगर उत्सर्जन वाला है, एमिशन वाला है, तो काली सतह पे क्या दिखेंगी, चमकीली रेखाएं प्राप्त होंगी। स्पेक्ट्रम जो है उसमें अगर काली सतह है उस पे अगर चमकीली रेखाएं दिख रही हैं तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। काली सतह पे चमकीली रेखाएं। और यदि अवशोषण प्रकार का रेखिक स्पेक्ट्रम है तो चमकीली पे क्या दिखेंगे, काली, यानी अवशोषण उसने किया तो जो चमकीली सतह है उसमें से कौन कौन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो गया वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो चमकीली सतह पे अपने को अगर काला दिख रहा है, काली लाइन दिख रही है, तो वो अवशोषण स्पेक्ट्रा है। और काली सतह जितना अवशोषण हो गया उसके बाद उत्सर्जन हुआ तो उत्सर्जन वाली क्या दिखेंगे, चमकीली। तो काली सतह पे अगर चमकीली लाइन दिख रही है तो वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, और अगर चमकीली सतह पे काली लाइन दिख रही है तो वो क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम है। बैंड या मॉलिक्यूलर या आणविक स्पेक्ट्रम, इस प्रकार का स्पेक्ट्रम पट्टियों के एक समूह के रूप में होता है। ये स्पेक्ट्रम पदार्थ के द्रव अवस्था अथवा विलयन अवस्था से प्राप्त होता है, जिनमें पदार्थ आणविक अवस्था में होते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। और उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक वाले को लीनियर या एटॉमिक। बैंड या जो आणविक स्पेक्ट्रा है वो कैसे उसका ओरिजिन होता है, अणुओं के द्वारा ऊर्जा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन से आणविक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अणुओं के घूर्णन, वाइब्रेशन होता है, उनमें रोटेशन होता है, और आणविक कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के संक्रमण यानी वाइब्रेशन। जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें तो क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, और जो बॉन्ड है उन बॉन्ड में रोटेशन और वाइब्रेशन के कारण अणु ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिससे आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। अलग अलग ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से अणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रम यानी अलग अलग होते हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग। अब कौन से रेंज की कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण आ रही है, IR आ रही है तो क्या वाइब्रेशन होगा, विजिबल आ रही है तो ट्रांजिशन होगा, या फिर माइक्रोवेव आ रही है तो रोटेशन होगा। यानी अलग अलग जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनसे अलग अलग प्रोसेस होंगे। इसके आधार पर जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो कितने प्रकार का है, 3 टाइप का। सबसे पहले स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एब्जॉर्प्शन और एमिशन वो भी दोनों ही 2 टाइप के हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। एटॉमिक वाले को लीनियर भी कहते हैं और मॉलिक्यूलर वाले को क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब जो बैंड वाला है या मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रम है वो 3 प्रकार के होते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम और ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल में क्या होगा, रोटेशन होगा, घूर्णन होगा, निम्न ऊर्जा अथवा उच्च तरंग दैर्घ्य वाले सुदूर अवरक्त यानी फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, उन विद्युत चुंबकीय विकिरण में से या तो फार IR रीजन के या माइक्रोवेव जो रीजन के जो रेडिएशन है उनके अवशोषण से अणुओं में घूर्णन होगा, रोटेशन होगा, और इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, रोटेशन स्पेक्ट्रम या घूर्णन स्पेक्ट्रम। और इस प्रकार की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इसमें वाइब्रेशन भी होगा और रोटेशन भी। अवरक्त क्षेत्र के कुछ उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में घूर्णन के साथ कंपन भी संपन्न होता है। इंफ्रारेड क्षेत्र के जो कुछ उच्च ऊर्जा वाले हैं, यानी वो नियर इंफ्रारेड में, ना कि फार इंफ्रारेड, जो नियर इंफ्रारेड के जो रीजन के विकिरण है उनके अवशोषण से अणुओं में रोटेशन के साथ साथ क्या होता है, वाइब्रेशन भी होता है। अतः इससे प्राप्त जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम भी, IR स्पेक्ट्रम भी इसे कहा जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जब पदार्थों में से अवरक्त से भी उच्च ऊर्जा वाले यानी विजिबल रीजन के या अल्ट्रावायलेट रीजन के जो विकिरण है उसको गुजारा जाता है, तो उच्च ऊर्जा के अवशोषण से अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होते हैं। अतः इनसे प्राप्त जो स्पेक्ट्रम है उनको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो ये स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन में सतत स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम, अवशोषण में भी सतत स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम। फिर सतत है यानी कंटिन्यूअस भी दो प्रकार का है, लाइन और बैंड, यानी कंटिन्यूअस में लीनियर और बैंड, असतत में भी लीनियर और बैंड। इधर अवशोषण में भी सतत में लीनियर और बैंड, और असतत में भी लीनियर और बैंड। उसके बाद जो बैंड स्पेक्ट्रम है असतत वाला, उसमें फिर 3 प्रकार के की रेडिएशन, कौन से रीजन की रेडिएशन ऑब्जॉर्ब की है और उस रेडिएशन के ऑब्जॉर्ब के बाद क्या प्रोसेस हुआ है, रोटेशन हुआ है कि वाइब्रेशन हुआ है कि ट्रांजिशन हुआ है, उसके बेस पे रोटेशन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल माइक्रोस्कोपी, या इसे क्या कहते हैं, माइक्रोवेव की रीजन में हो रही है तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा इंफ्रारेड रीजन में क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, तो इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा UV रीजन जो अल्ट्रावायलेट और विजिबल जो रीजन है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर UV स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अवशोषण जो स्पेक्ट्रम है उसकी यौगिक की आणविक संरचना निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आणविक यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर का जो डिटर्मिनेशन है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। और कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। केमिस्ट्री में यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए कई भौतिक और विश्लेषणात्मक विधियां रही हैं। भौतिक विधियों में पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, अपवर्तनांक, द्विध्रुव आघूर्ण आदि का उपयोग किया जाता है, जिनमें अणुओं की ज्यामिति है, बंद कोण है, इनके बारे में अपने को पता चलता है। लेकिन रासायनिक विधियों में यौगिकों की विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन तथा बड़े अणुओं के लिए ऑक्सीकरण युक्त ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन आदि विधियों का यूज किया जाता है, जिनमें छोटे अणुओं तथा बड़े अणुओं को तोड़कर उनके छोटे खंडों का रासायनिक विश्लेषण, यानी ये तो रासायनिक और भौतिक विधियां हैं जिनके द्वारा अणु की संरचना का निर्धारण किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी सहायता से भी, और जनरली इसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यौगिक की संरचना के निर्धारण में। जो यौगिक है उनकी आणविक संरचना ज्ञात करने में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो विधि है वो पुरानी विधियों से, अन्य विधियों से ज्यादा श्रेष्ठ है। केमिकल और फिजिकल जो प्रोसेस है उसकी तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो श्रेष्ठकर है। क्यों कि एक तो पहला रीजन है, ये प्रयोग अत्यंत शीघ्रता से संपन्न होते हैं, ये अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं, उपयुक्त विलायक के अतिरिक्त अन्य किसी रसायन की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और उसे भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके आंकड़े अत्यंत विश्वसनीय होते हैं और ये स्थायी रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त होते हैं।
किसी यौगिक के एक अणु में कुछ परमाणु होते हैं जो परस्पर बंधों के द्वारा बंधे रहते हैं। इन अणुओं को यदि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण के पथ में रखा जाए तो वे उन विकिरण को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। अवशोषित विकिरणों के उत्सर्जन से अणु पुनः अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में, जैसे कोई भी यौगिक है उसको एनर्जी दी गई है, रेडिएशन दिए गए हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, फिर एनर्जी को जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको एमिट करके क्या आएंगे, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। अणुओं की संरचना, अणु हैं जो भी अलग अलग अणु हैं उनमें संरचनात्मक भिन्नता के कारण उनके द्वारा अवशोषित विकिरण की तीव्रता एवं जो वेवलेंथ है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इन विकिरणों की तीव्रता तथा वेवलेंथ के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। किसी भी अणु है, कोई भी यौगिक है, अणु नहीं कोई भी यौगिक है, कंपाउंड है, उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई जो रेडिएशन है उनकी तीव्रता और उनकी वेवलेंथ के बीच का जो संबंध है या ग्राफ है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के विश्लेषण से ही अणु की जानकारी, आणविक जो संरचना है, कोई भी कंपाउंड है उसमें, उस कंपाउंड में कैसे बंध है, कैसे अणु जुड़े हुए आपस में, परमाणु जुड़े हुए हैं, उनकी संरचना का निर्धारण किया जाता है। थैंक यू।